हेलो स्टूडेंट्स, जय श्री कृष्णा। मैं कोमल सोनी, आपकी केमिस्ट्री टीचर। आज हम सॉल्यूशन चैप्टर की 4th कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर मीन्स परासरण दाब। सबसे पहले हम ये देखते हैं ऑस्मोसिस परासरण क्या होता है। ऑस्मोसिस का मतलब होता है जब किसी विलायक को उसके विलयन से पृथक रखा जाता है तो विलायक विलयन की ओर गति करता है, उसे हम ऑस्मोसिस या परासरण कहते हैं। इसको हम एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। माना किसी पात्र में बीच में अर्धपारगम्य झिल्ली लगाई गई है। ये जो मैंने लाइन खींची है ये दर्शा रही है अर्धपारगम्य झिल्ली को। इस तरफ हमने भरा है विलायक, यानी शुद्ध विलायक हमने भरा है ए, ये है शुद्ध विलायक। और इस तरफ हमने भरा है विलयन, यानी कि शुद्ध विलायक जो था उसमें हमने कोई विलय मिला दिया है, यानी कि A + B। अब इस अर्धपारगम्य झिल्ली में से, अर्धपारगम्य नाम से ही पता चल रहा है आधा पारगम्य हो सकता है। इसका मतलब शुद्ध विलायक के जो कण हैं वो उस तरफ जा सकते हैं, जो विलय के कण हैं वो इस तरफ नहीं आ सकते। तो यहाँ से यहाँ तक, विलायक से विलयन तक विलायक के कणों का गमन परासरण कहलाता है। इसको हम एक और परिभाषा दे सकते हैं, यदि निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की तरफ कणों का गमन होता है, अणुओं का गमन होता है, तो उसे हम परासरण कहते हैं। यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर गमन होता है, अणुओं का गमन होता है, विलायक के कणों का गमन होता है निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की तरफ, उसे हम कहते हैं ऑस्मोसिस। अब हम परासरण की तुलना विसरण से करके देखते हैं। परासरण विसरण से बिल्कुल डिफरेंट होता है। परासरण का मतलब होता है कि यह केवल अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा हो सकता है, यानी कि यदि बीच में अर्धपारगम्य झिल्ली लगी हुई है तो विलायक के अणु जो है वो विलयन की ओर गमन करते हैं। लेकिन विसरण जो होता है उसमें अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरा पॉइंट यदि हम देखें तो परासरण जो होता है इसमें केवल विलायक के अणु ही गति कर सकते हैं, लेकिन विसरण जो है उसमें विलय और विलायक दोनों के अणु गति कर सकते हैं। तीसरा इसमें होगा परासरण निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की तरफ होता है, यानी कि विलयन की निम्न सांद्रता जिसमें केवल शुद्ध विलायक है और विलयन की उच्च सांद्रता जिसमें विलय और विलायक दोनों उपस्थित है, तो निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर गमन करते हैं। इसमें यदि हम देखें विसरण में तो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ गमन करते हैं। इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ सकते हैं। विसरण को, जब एक गिलास पानी में हम कोई कलर डालते हैं तो पूरा पानी कलर्ड हो जाता है, उसका मतलब पूरे जो विलय के अणु हैं वो पूरे विलायक में, शुद्ध विलायक में घुल जाते हैं, तो उसे हम कहते हैं विसरण। या फिर कोई रूम में गैस छोड़ दी जाती है तो पूरी गैस जो है वो पूरे रूम में फैल जाती है, तो यह एक विसरण का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट यदि हम देखें तो परासरण को रोका जा सकता है या फिर इसको रिवर्स किया जा सकता है, यानी कि इसको बिल्कुल उल्टा किया जा सकता है, लेकिन विसरण को रोका नहीं जा सकता और न ही इसे रिवर्स किया जा सकता है। यदि 5th पॉइंट हम देखें तो परासरण केवल द्रवों में पाया जाता है, लिक्विड स्टेट में ही परासरण हो सकता है, लेकिन विसरण जो है वो दोनों ही स्टेट में हो सकता है, द्रव स्टेट में भी हो सकता है और गैसियस स्टेट में भी हो सकता है। परासरण के एग्जाम्पल यदि हम देखें तो एक एग्जाम्पल आपने भी देखा होगा, यदि हम किशमिश को पानी में डुबा कर रख देते हैं तो किशमिश फूल जाती है। पानी यहाँ पर शुद्ध विलायक का काम कर रहा है और किशमिश में पानी के साथ साथ विलय भी है, यानी कि शुद्ध विलायक के साथ साथ विलय भी है, कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो क्या होगा, निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर विलायक के कण गमन करेंगे। इसका मतलब पानी जो है वो किशमिश के अंदर चली जाएगी और किशमिश फूल जाएगी। अगर हम देखें विसरण में जैसा कि मैंने आपको बताया, एक गिलास पानी में कोई हमने कलर डाला है तो पूरा पानी कलर्ड हो जाता है। ये एग्जाम्पल है विसरण का। विसरण में कोई भी अर्धपारगम्य झिल्ली नहीं होती है, लेकिन परासरण में अर्धपारगम्य झिल्ली है। जैसे किशमिश का बाहरी खोल जो होता है वो अर्धपारगम्य झिल्ली का काम करता है। अब हम ऑस्मोटिक प्रेशर को, परासरण दाब को एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं।
हमने एक डायग्राम पहले भी बनाया था जिसमें हमने विलायक और विलयन दोनों को अलग अलग रखा था, यानी कि बीच में अर्धपारगम्य झिल्ली दर्शाई थी। अगर यहाँ पर हमने इसको बंद कर दिया है और यहाँ पर लगा दिया है पिस्टन, यहाँ पर ए जो है वो विलायक दर्शा रहा है, ए प्लस बी ये विलयन को दर्शा रहा है, यानी विलय प्लस विलायक को। ये लाइन जो है ये दर्शा रही अर्धपारगम्य झिल्ली को। यहाँ पर ये जो पिस्टन लगाया गया है ये है दाब के लिए, दाब के लिए ये पिस्टन लगाया गया है। यहाँ पर ये पिस्टन ये कार्य करेगा कि जो विलायक के अणु इस तरफ गमन कर रहे हैं उसको रोकने के लिए यहाँ पर एक दाब लगाया जाता है, यानी कि परासरण को रोकने के लिए पिस्टन द्वारा लगाया गया दाब ही परासरण दाब कहलाता है। परासरण की क्रिया को रोकने के लिए लगाया गया दाब परासरण दाब कहलाता है। इससे ये भी पता चलता है कि यहाँ पर हम एक मीटर लगा सकते हैं। मान लेते हैं हमने कोई यहाँ पर मीटर लगा दिया, यहाँ के अणु यहाँ पर मिक्स ना हो उसके लिए हम इतना दाब लगाते हैं जितना कि ये दाब लगा रहे हैं। ये जब दाब दोनों बराबर हो जाते हैं तो यहाँ पर हमको रीडिंग मिल जाती है कि विलायक के अणु इस तरफ कितना प्रेशर लगा रहे हैं, कितना परासरण लगा रहे हैं। ये दोनों दाब बराबर हो जाते हैं, इससे हमें मिल जाता है परासरण दाब। परासरण दाब को पाई द्वारा व्यक्त करते हैं। परासरण दाब की परिभाषा ये हो सकती है कि विलायक के अणुओं को विलयन की तरफ जाने से रोकने के लिए जो दाब लगाया जाता है उसे परासरण दाब कहा जाता है। अब हम परासरण दाब के लिए कुछ नियम देखते हैं। द्रव में यानी लिक्विड में लिक्विड के अणुओं का व्यवहार ठीक उसी तरह से होता है जैसा कि गैस में गैस के अणुओं का व्यवहार होता है। वॉन हाफ ने गैस के लिए गैस समीकरण दिया था, आदर्श गैस समीकरण। आदर्श गैस समीकरण होता है PV = nRT। यदि हम तनु विलयन लेते हैं, तनु विलयन जिसमें विलय की मात्रा बहुत कम होती है, तो वो जो है तनु विलयन उसी तरह से व्यवहार करेगा जैसे कोई गैस करती है। तो यहाँ पर हम आदर्श गैस समीकरण को उसी के रूप में द्रव के लिए भी यूज़ ले सकते हैं। वो कैसे लेंगे वो देखते हैं। गैसों के लिए दाब होता है गैस का दाब। यहाँ पर मैं लिख रही हूँ गैस के लिए क्या क्या हमने उपयोग लिया है वो, और हम द्रव के लिए क्या क्या उपयोग लेंगे वो यहाँ पर लिख रही हूँ। गैस के लिए हमने उपयोग में लिया है P जो कि है गैस का दाब, और द्रवों के लिए हम उपयोग में लेंगे जो कि बराबर है, किसके बराबर है, द्रव के परासरण दाब के, और परासरण दाब को हम डिनोट करते हैं पाई से। यहाँ पर V जो है वो है गैस का आयतन। उसकी जगह पर यदि हम द्रव के लिए देखें तो द्रव के लिए भी V होगा, लेकिन ये होगा द्रव का आयतन। आगे हम देखें तो ये N जो है वो गैस के मोलों की संख्या दर्शाता है। N है यहाँ पर गैस के मोलों की संख्या। और यदि हम किसी द्रव के लिए लेते हैं तो उसमें NB लेते हैं। ये तनु विलयनों के लिए है तो NB दर्शाता है विलय के मोलों की संख्या को। तो यहाँ पर हो जाएगा NB विलय के मोलों की संख्या। आगे R जो है उसे हम कहते हैं गैस का सार्वत्रिक कांस्टेंट, यानी कि यूनिवर्सल कांस्टेंट। R यहाँ पर दोनों के लिए समान होगा, चाहे गैस हो चाहे द्रव हो। तो यहाँ पर R जो है वो है एक यूनिवर्सल कांस्टेंट। इसका मान होता है 8.314 लीटर एटमॉस्फेरिक। यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो दर्शा रहा है एब्सोल्यूट टेम्परेचर को। जब कैपिटल T लिखा जाता है तो उसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर। इसका मतलब है कि टेम्परेचर को हमने केल्विन में दर्शाया है। यहाँ पर T है एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ये कैपिटल T है, इसका मतलब ये दर्शाया गया है केल्विन में। केल्विन में जो ताप होता है वो होता है परम ताप, एब्सोल्यूट टेम्परेचर।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसा गैस का समीकरण बना था आदर्श गैस समीकरण का PV = nRT, उसी तरह से द्रव का समीकरण भी बन सकता है। यहाँ पर द्रव के लिए समीकरण हो जाएगा πV = NBRT। ये है किसी द्रव के लिए, किसी तनु विलयन के लिए समीकरण। अगर आप मेरे साथ साथ नोट्स नहीं बना रहे हैं तो वीडियो के एंड में मेरे नोट्स शो होंगे, तो आप उनका स्क्रीनशॉट लेकर अपने फ़ोन में सेव रख सकते हैं या फिर उनसे नोट्स बना सकते हैं। तो हमने लास्ट इक्वेशन देखी थी πV = NBRT। यहाँ पर यदि V यहाँ आ जाता है तो ये हो जाएगी इक्वेशन π = NB/VRT। यहाँ पर NB/V किसको दर्शाता है? यह दर्शाता है मोलैरिटी को। मोलैरिटी NB/V ये दर्शा रहा है किसी विलयन में, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को। तो 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को हम मोलैरिटी दर्शाते हैं। मोलैरिटी = M। इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं C भी लिख सकते हैं, कैपिटल C। कैपिटल C का मतलब होता है मोलर सांद्रता। मोलैरिटी और मोलर सांद्रता एक ही चीज़ होती है। तो यहाँ पर हम इस समीकरण में इसको यूज़ ले सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा π = CRT। अगर स्थिर ताप हो, टेम्परेचर स्थिर हो जाए, ये तो एक कांस्टेंट है ही। अगर ये भी कांस्टेंट वैल्यू हो जाए, परम ताप भी कांस्टेंट वैल्यू हो जाए, ये दोनों कांस्टेंट अगर हो जाए तो यहाँ पर पाई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा C के। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि स्थिर ताप पर विलयन के परासरण दाब उसकी मोलर सांद्रता के समानुपाती होता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं π = CRT। यहाँ पर C दर्शाता है मोलैरिटी को, तो यहाँ पर इसका सूत्र हो जाएगा C = WB/1000/MB/V/ml। ml में यदि वैल्यू दी गई हो। C की वैल्यू हम रख लेते हैं इस समीकरण में। इसको मैंने फर्स्ट नंबर समीकरण लगा दिया। इसमें अगर C की वैल्यू रखते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है π = WB/1000/MB/V। V यहाँ पर है ml में, तो ये हो जाएगा in ml। यहाँ पर आप ध्यान देंगे, यदि हमें कोई क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिया जाए, उसमें हमें परासरण दाब का मान दे दिया गया हो, विलेय की मात्रा दे दी गई हो, R का मान हमको पता है, T टेम्परेचर दे दिया गया हो और वॉल्यूम दे दिया गया हो, तो हम MB निकाल सकते हैं, यानी कि उसका मोलर द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं। तो मोलर द्रव्यमान के लिए सूत्र हो जाएगा MB = WB/R×T/1000/π/V/ml। ये वाला फॉर्मूला यूज़ आता है जब हमें परासरण दाब का मान दे दिया गया हो, पाई का मान दे दिया गया हो, ये सारे मान दे दिए गए हो क्वेश्चन में, और हमें निकालना हो विलेय का मोलर द्रव्यमान। तो हम इस फॉर्मूले से विलेय का मोलर द्रव्यमान निकाल सकते हैं। हम देखते हैं परासरण दाब के आधार पर 3 प्रकार के विलयन हो सकते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे जुड़े हुए कुछ और टॉपिक्स हम देखते हैं जो कि परासरण दाब से जुड़े हुए हैं। परासरण दाब के आधार पर विलयन 3 प्रकार के हो सकते हैं। पहला समपरासरी, जिसको हम कहते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। दूसरा अति परासरी, जिसको हम कहते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। और तीसरा होता है अल्प परासरी, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। समपरासरी का मतलब ये है कि विलयनों का ऐसा युग्म जिसका परासरण दाब समान हो।
विलयनों का ऐसा युग्म जिसका परासरण दाब समान हो। परासरण दाब को हम दर्शाते हैं पाई से। तो यदि दो विलयन लिए हमने तो हम मान लेते हैं एक विलयन का परासरण दाब है पाई 1 और दूसरे विलयन का परासरण दाब है पाई 2। जब ये दोनों बराबर होते हैं, दोनों विलयनों का परासरण दाब जब बराबर होता है तो उस प्रकार के सॉल्यूशन को कहा जाता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। यहाँ पर पाई 1 जो है, पाई 1 इज इक्वल्स टू हम मान लेते हैं C1RT है। इसको मैंने लगा दिया फर्स्ट समीकरण। और पाई 2 इज इक्वल्स टू है C2RT, इसको मैंने लगा दिया सेकंड समीकरण। पाई 1 और पाई 2 के मान अगर हम इसमें रखते हैं तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी C1RT इज इक्वल्स टू C2RT। यहाँ पर चूंकि ये दोनों जो वैल्यूज़ हैं, ये दोनों वैल्यू कांस्टेंट है, कांस्टेंट वैल्यू है तो इन दोनों को हम काट सकते हैं आपस में। यहाँ पर हो जाएगा C1 इज इक्वल्स टू C2। C1 यहाँ पर, C1 और C2 यहाँ पर दर्शा रहा है मोलर कॉन्सेंट्रेशन को, तो यहाँ पर हो जाएगा NB/V। यहाँ पर NB 1 होगा, ये 1 का मतलब फर्स्ट सॉल्यूशन के लिए विलय के मोलों की संख्या। यहाँ पर हो जाएगा V1 भी यहाँ पर हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा NB2/V2। अगर ऐसी कंडीशन आए कि दोनों का आयतन भी समान है, यानी कि V1 इज इक्वल्स टू V2 हो, तो यहाँ हो जाएगा NB1 इज इक्वल्स टू NB2, यानी कि दोनों के विलय के मोलों की संख्या भी बराबर हो जाएगी। और अगर मैं इनको और खोलकर लिख देती हूँ, यानी कि NB की वैल्यू यहाँ पर लिख देती हूँ NB1 इज इक्वल्स टू होता है WB1/MB1 और यहाँ पर इज इक्वल्स टू हो जाएगा WB2/MB2। अब ये दोनों में से यानी समपरासरी विलयनों में एक की मात्रा ना दी गई हो, यानी कि इसकी मात्रा हमको नहीं दी गई है और हमको ज्ञात करनी है, तो इस सूत्र से, इस फॉर्मूले से उसको ज्ञात कर सकते हैं। अब हम देखते हैं अति परासरी विलयन का मतलब क्या होता है और अल्प परासरी विलयन का मतलब क्या होता है। अति परासरी मतलब जिसकी परासरण दाब ज़्यादा होती हैं। हमने दो सॉल्यूशन ले लिए, मान लिया एक सॉल्यूशन ये वाला है और एक सॉल्यूशन ये वाला है। इसका परासरण दाब और इसका परासरण दाब, मान लिया इसका परासरण दाब है पाई 1 और इसका परासरण दाब है पाई 2। अब यहाँ पर अति परासरी का मतलब ये है कि यदि पाई 1 जो है वो अधिक हो जाए पाई 2 से, यानी कि इन दोनों विलयनों में से एक का परासरण दाब यदि अधिक है तो इसको हम बोलेंगे, जिसका परासरण दाब अधिक है उसको हम बोलेंगे हाइपरटोनिक, और जिसका परासरण दाब कम है उसे हम बोलेंगे हाइपोटोनिक। मतलब इसका ये है कि दो परासरण दाब वाले ऐसे सॉल्यूशंस, एक जिसका एक का परासरण दाब अधिक हो, जिसका अधिक है उसको हम बोलेंगे उच्च परासरी, अति परासरी, और जिसका निम्न है, कम है, उसको हम बोलेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस या फिर अल्प परासरी। अब हम दो पद और देखते हैं, बाह्य परासरण और अंतः परासरण। बाह्य परासरण का मतलब होता है एक्सोऑस्मोसिस का मतलब होता है अगर किसी कोशिका को हम किसी उच्च सांद्रता वाले विलयन में रख देते हैं तो वो कोशिका सिकुड़ जाती है। ऐसा इसलिए होता है, यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं कि हमने कोई अंगूर लिया और उसको नमक के सॉल्यूशन में डाल दिया। नमक का सॉल्यूशन जिसकी सांद्रता उच्च है और जो अंगूर में सॉल्यूशन भरा हुआ है उसकी सांद्रता निम्न है। तो ऑस्मोसिस का मतलब आपको पता है निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर विलायक के अणु गमन करते हैं। तो यहाँ से यहाँ की ओर विलायक के अणु गमन करेंगे तो इसको हम कहेंगे बाह्य परासरण, यानी कोशिका से बाहर की ओर अणु गमन कर रहे हैं, द्रव गमन कर रहा है, तो उसको हम कहते हैं बाह्य परासरण। इसका एग्जाम्पल सबसे अच्छा यही है कि हम एक नमक का पानी लेते हैं और उसमें अगर अंगूर को रख देते हैं तो कुछ देर बाद अंगूर सिकुड़ जाता है, क्योंकि निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर उसके द्रव का गमन होता है। दूसरा हम देखते हैं अंतःपरासरण को। अंतःपरासरण में ये होता है कि हमने कोई किशमिश है उसको हमने रख दिया है शुद्ध विलायक में, जल में।
तो होता ये है कि किशमिश में तो भरा हुआ है उच्च सांद्रता वाला विलयन और ये जो विलायक है वो है निम्न सांद्रता वाला विलयन। तो इससे यहाँ पर परासरण होगा, अंतः परासरण, यानी अंदर की ओर परासरण जब होता है तो उसको हम कहते हैं अंतः परासरण। इसका एग्जाम्पल यही होगा कि किशमिश को हम अगर पानी में डुबोकर काफ़ी देर तक रख देते हैं तो किशमिश फूल जाती है। इसका मतलब ये है कि पानी उसके अंदर चला जाता है, उसको हम कहते हैं अंतः परासरण। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, जैसे कि अचार बनाते समय, अचार बनाने से पहले कैरी के ऊपर नमक छिड़का जाता है, नमक लगाकर उसको रखा जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि उसमें बाह्य परासरण हो सके, यानी कि कैरी में जितना भी पानी हो वो बाहर निकल सके और अचार खराब ना हो। पानी अगर बाहर निकल जाएगा तो अचार कई दिनों तक खराब नहीं होता है। तो उसी तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल्स इसके आते हैं। एक और इसका एग्जाम्पल आता है, आपने देखा होगा डॉक्टर्स जो हैं वो पेशेंट्स को कई बार नॉर्मल सलाइन चढ़ाते हैं वेन्स के थ्रू। नॉर्मल सलाइन जो होता है उसमें NaCl की परसेंटेज जो होती है, नॉर्मल सलाइन जिसको हम कहते हैं NS जो होता है उसमें नमक की जो NaCl की मात्रा होती है, NaCl उसमें होता है 0.85% और हमारे ब्लड में भी यही परसेंटेज NaCl की पाई जाती है, जिसके कारण ये दोनों बराबर होते हैं। NS सॉल्यूशन भी बराबर है, यानी उसमें नमक की जो मात्रा है वो रक्त में उपस्थित नमक की मात्रा के बराबर है। तो ये हमें हमारी बॉडी को नुकसान नहीं करता है, हमारे बॉडी में पानी की कमी को दूर करता है। तो डॉक्टर्स जो हैं केवल 0.85% वाला NS हमारी बॉडी में चढ़ाते हैं। अब हम ऑस्मोटिक प्रेशर से संबंधित न्यूमेरिकल क्वेश्चंस देखते हैं। पहला न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, एक प्रोटीन के 200 सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब का मतलब होता है ये हमें दिया गया है वैल्यू, ml में वैल्यू दे दी गई है कि जलीय विलयन में 1.26 ग्राम प्रोटीन है। 300 केल्विन पर इस विलयन का परासरण दाब 2.57 × 10⁻³ बार पाया गया है। प्रोटीन के मोलर द्रव्यमान की गणना करनी है, हमें R की वैल्यू भी यहाँ पर दी गई है। यहाँ पर चूंकि पाई का मान हमें बार में दिया गया है तो यहाँ पर R की वैल्यू भी बार में लिखनी होगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या गिवन वैल्यू है। गिवन वैल्यू हमें दी गई है, V की वैल्यू दी गई है 200 ml और हमें दिया गया है विलय की मात्रा, यानी कि हमें WB पता है 1.26 ग्राम दिया गया है। यहाँ पर टेम्परेचर दिया गया है 300 केल्विन और परासरण दाब यानी कि पाई हमें दिया गया है 2.57 × 10⁻³ बार और R की वैल्यू भी यहाँ पर दी गई है। हमें फॉर्मूला पता है, हमें मोलर द्रव्यमान निकालना है तो इसके लिए फॉर्मूला पता है, MB = होगा WB × R × T × 1000 अपॉन पाई × V। यहाँ पर V जो है वो है ml में। यहाँ पर इन सब की वैल्यूज़ रखते हैं। WB यहाँ पर है 1.26 इंटू R की वैल्यू है 0.831 इंटू T की वैल्यू यहाँ पर है 300 केल्विन, ये हो गया 300 केल्विन इंटू 1000 अपॉन पाई की वैल्यू हमारे पास है 2.57 × 10⁻³ इंटू वॉल्यूम जो कि है 200 ml। इसके कैलकुलेशन करने पर हमें MB की वैल्यू मिलती है 61,112 ग्राम पर मोल, जो कि है हमारा आंसर। हमें प्रोटीन का ही मोलर द्रव्यमान ज्ञात करना था, यहाँ पर ये है प्रोटीन का मोलर द्रव्यमान।
अब हम एक और न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखते हैं समपरासरी विलयन से संबंधित। यहाँ पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, एक जलीय विलयन में प्रति लीटर विलयन में 15 ग्राम यूरिया, जिसका मॉलिक्यूलर वेट यहाँ पे दे दिया गया है, मॉलिक्यूलर मास यहाँ पर दे दिया गया है, 60 ग्राम पर मोल घुलित है। इस विलयन का परासरण दाब जल में ग्लूकोज के एक विलयन के समान है। यहाँ पर जो यूरिया का सॉल्यूशन है और ग्लूकोज का सॉल्यूशन है, ये समपरासरी है। 1 लीटर विलयन में उपस्थित ग्लूकोज का द्रव्यमान हमें ज्ञात करना है। यह समपरासरी पद से संबंधित है। तो हमने देखा था समपरासरी सॉल्यूशंस के लिए पाई 1 जो है वो बराबर होता है पाई 2 के, यानी 2 विलयन जो होते हैं उनके परासरण दाब समान होते हैं। यहाँ पर पाई 1 का मतलब है WB1/MB1RT इज इक्वल्स टू, यहाँ पर ये हो जाएगा WB2/MB2RT। यहाँ पर चूंकि RT एक जैसे हैं, इन दोनों को हम काट सकते हैं। यहाँ पर हमें क्या क्या दिया गया है वो देखते हैं। यहाँ पर WB1 यूरिया के लिए मान लेते हैं, ये यूरिया के लिए मान लेते हैं, और इसको मान लेते हैं हम ग्लूकोज के लिए। तो यहाँ पर हो जाएगा WB1 की वैल्यू हमें दी गई है 15 ग्राम, तो हो जाएगा 15/MB की वैल्यू भी इसकी दी गई है 60 ग्राम, तो यहाँ हो जाएगा 60। अब यहाँ पर WB2 हमको निकालना है। देखिए ग्लूकोज का द्रव्यमान हमें ज्ञात करना है। हमें MB की वैल्यू ग्लूकोज के लिए पता होनी चाहिए, उसका मोलर द्रव्यमान होता है 180। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू आ जाएगी 180 और हमें WB2 यहाँ पर ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा WB2 ग्लूकोज के लिए उसकी मात्रा बराबर हो जाएगा 180 × 15/60। अगर हम इसको काटेंगे तो यहाँ पर वैल्यू आएगी 3, यानी कि 45 ग्राम। ग्लूकोज की मात्रा 1 लीटर में उपस्थित है 45 ग्राम। तो इस प्रकार के न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, जैसा कि ये 2014 CBSE बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं एक टॉपिक पूरा होने के बाद उसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन वहीं पे करवा दूं, ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। आपको मेरी क्लास कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।